एक गुमनाम प्लेयर्स का ग्रुप था जो हर गेम में जीत हासिल करता था। इस ग्रुप में केवल 4 सदस्य थे, लेकिन उन्होंने अपने विरोधियों को हरा दिया, जिनकी संख्या 8200 थी। वे इतने कुशल थे कि उनके विरोधी यह मानते थे कि वे सामान्य नहीं हैं। उन्होंने कभी भी अपने ग्रुप को नाम नहीं दिया, इसलिए उन्हें ब्लैंक के नाम से जाना जाता था। कुछ लोगों को शक था कि वे चीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि यह नामुमकिन लगता था कि 4 खिलाड़ी कोई 200 विरोधियों को हरा सकते हैं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इन 4 खिलाड़ियों को केवल 2 लोग, भाई बहन सोरा और शिरो, नियंत्रित कर रहे थे। खेलते समय शिरो सिर्फ अपने पैरों का इस्तेमाल करके माउस को कंट्रोल कर रही थी। कुछ घंटों बाद, जब वे गेम के बीच में थे, शिरो अचानक सो गई। सोरा घबरा गया और उसे अपने पैरों का उपयोग करके बाकी खिलाड़ियों को नियंत्रित करना पड़ा। सौभाग्य से वह मैच जीतने में सफल रहा। जब शिरो जागी तो उन्होंने एक अज्ञात प्रेषक से ईमेल प्राप्त किया। वे हैरान थे कि भेजने वाले को उनके भाई बहन होने के बारे में कैसे पता चला। जब उन्होंने भेजे गए लिंक पर क्लिक किया तो एक शतरंज का खेल सामने आया। चूंकि शिरो शतरंज में कुशल थी, सोरा ने उसे खेल खेलने दिया। खेल के बीच में उन्हें एहसास हुआ कि उनका प्रतिद्वंद्वी कोई कंप्यूटर नहीं, बल्कि कोई व्यक्ति था जो इसे नियंत्रित कर रहा था। इस स्थिति में सोरा ने अपनी बहन की मदद करने का फैसला किया और कुछ समय बाद वे भी जीत गए। उन्होंने फिर से एक ईमेल प्राप्त किया जिसमें पूछा गया कि वे अपने संसार के बारे में क्या कह सकते हैं। यही वह क्षण था जब सोरा ने अपने आसपास की चीजों के बारे में सोचना शुरू किया। अज्ञात प्रेषक ने फिर से ईमेल किया और उन्हें एक संसार के बारे में बताया जो उनके लिए उपयुक्त हो सकता है। जब सोरा ने जवाब दिया तो वे अचानक एक अन्य दुनिया में घिर गए और प्रश्न का उत्तर उनके सामने आ गया। इस व्यक्ति ने खुद को टी के नाम से परिचित कराया और कहा कि वह उस दुनिया का देवता है जहां वे जा रहे थे। उस दुनिया में 10 नियम थे जिनका पालन करना जरूरी था। टी ने उन्हें सभी नियम बताए और उनमें से एक था कि किसी भी गलतफहमी को खेल के माध्यम से सुलझाना चाहिए। जब वे जमीन पर गिरे तो टी ने उन्हें 10वां नियम बताया और अचानक गायब हो गया। कुछ समय बाद उन्होंने 3 आदमियों को देखा और उनके साथ खेल खेला। उन्हें हराने के बाद सोरा ने उस दुनिया के बारे में और जानकारी मांगी जिसमें वे थे। फिर भाई बहन तुरंत निकल पड़े और आगे बढ़ते रहे। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे एलिया साम्राज्य पहुंचे। उन्होंने एक सराय की तलाश की जहां वे ठहर सकें, और जब उन्होंने एक खोजी तो वहां उन्हें 2 महिलाएं कार्ड खेलते हुए मिलीं। उन्हें पता चला कि साम्राज्य में एक जुआ टूर्नामेंट चल रहा था ताकि यह तय किया जा सके कि सिंहासन पर कौन शासन करेगा। पिछले राजा चाहते थे कि सिंहासन का अगला उत्तराधिकारी जुए में सबसे अच्छा होना चाहिए। इसी कारण राजा की पोती, जिसका नाम स्टेफनी था, को साम्राज्य की रानी बनने की अपनी इच्छा में जुआ खेलना सीखने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब सोरा ने देखा कि महिला ने मेज पर सोना रखा था, उसने उसे एक खेल के लिए चुनौती दी। पहले तो महिला उसके साथ खेलना नहीं चाहती थी, लेकिन सोरा ने उसे परेशान किया, इसलिए उसे उसके साथ खेलना पड़ा। उसने सोचा कि वह खेल में भाई बहन को धोखा दे पाएगी, लेकिन दोनों ने तुरंत समझ लिया कि वह क्या कर रही थी। उसे लगा कि वह जीत चुकी है, लेकिन जब सोरा ने अपने कार्ड दिखाए तो वह चौंक गई। महिला हक्का बक्का रह गई और समझ नहीं पा रही थी कि यह कैसे हुआ। दोनों ने अपना इनाम जीता और अपने ठहरने का भुगतान कर पाए। काउंटर पर भुगतान करने के बाद उन्होंने स्टेफनी का दयनीय चेहरा देखा, क्योंकि वह खेल में हारने वाली थी। जब सोरा ने स्टेफनी के विरोधी करामी के कार्ड देखे तो उन्हें पता चला कि वह धोखा दे रही है, लेकिन यह पता नहीं चल पाया कि करामी ने यह कैसे किया। जब सोरा ने इधर उधर देखा तो उसने एक संदिग्ध महिला को देखा, इसलिए उसने स्टेफनी से कहा कि उसका विरोधी खेल में धोखा दे रहा है। हालांकि स्टेफनी को पता नहीं था कि क्या करना है, इसलिए करामी ने उसे हरा दिया। कुछ घंटों बाद जब भाई बहन आराम कर रहे थे, स्टेफनी उनसे मिलने आई और वह केवल एक कंबल में लिपटी हुई थी। वह नाराज थी क्योंकि सोरा ने नहीं बताया कि करामी ने कैसे धोखा दिया। क्योंकि वह शिकायत कर रही थी, भाई बहन सोच रहे थे कि वह अपनी हार के लिए उन्हें दोषी ठहरा रही है। सोरा ने अचानक कहा कि अब उसे यह सोचकर आश्चर्य नहीं होता कि वह हमेशा खेल में क्यों हारती है, क्योंकि वह एक मूर्ख राजा की पोती है। जब स्टेफनी ने यह सुना तो वह बहुत गुस्से में थी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और चाहती थी कि सोरा अपने दादा के बारे में कही हुई बात वापस ले। वह उसे थप्पड़ मारने ही वाली थी जब सोरा ने अचानक उसे एक खेल की चुनौती दी। उसे याद आया कि आदेश के अनुसार लोगों के बीच असहमति का निपटारा करने का यह एक तरीका था। उन्होंने पत्थर कागज कैंची खेलने का फैसला किया और सोरा ने कहा कि वह हमेशा कागज का संकेत ही देगा। वह हार जाएगा
अगर उसने पत्थर और कैंची का इस्तेमाल किया, लेकिन यह बराबरी का परिणाम होगा अगर उसने स्टेफनी को पत्थर और कैंची से हराया। अगर स्टेफनी उनके खेल में जीत जाती तो उसने वादा किया था कि वह सब कुछ करेगा जो वह चाहेगी और यह भी बताएगा कि करामी ने पहले कैसे धोखा दिया। लेकिन अगर वह जीत जाता तो उसे हर वह चीज माननी होगी जो वह कहेगा। अगर परिणाम बराबरी पर आता तो वह करामी के धोखे के बारे में एक संकेत देगा और इसके बदले वह बस एक छोटा सा एहसान मांगेगा। स्टेफनी ने इन सभी शर्तों को मान लिया और वे तुरंत खेल के लिए तैयार हो गए। जब उन्होंने खेल शुरू किया तो सोरा ने जीत हासिल की, लेकिन चूंकि उसने कागज का उपयोग नहीं किया इसलिए परिणाम बराबरी पर रहा। स्टेफनी ने सोचा कि सोरा का एकमात्र एहसान यह होगा कि वे ठहरने के लिए एक जगह हासिल कर सकें, लेकिन सोरा चाहता था कि वह उसे पसंद करे। चूंकि 10 आदेश अटूट थे, उसने तुरंत सोरा के प्रति अलग महसूस किया। सोरा ने उससे पूछा कि क्या वे महल में भी रह सकते हैं, और स्टेफनी ने तुरंत 10 आदेशों की शक्ति से सहमति दे दी। वह सोरा की किसी भी मांग को ठुकरा नहीं सकती थी। जब वे महल पहुंचे तो उन्होंने पहले स्नान किया और तब शिरो ने स्टेफनी को बताया कि वे एक अन्य दुनिया से थे। स्टेफनी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि यह सम्मोहन जादू के माध्यम से संभव था। स्नान करने के बाद उन्हें नए कपड़े भी दिए गए। जब वे बालकनी पर थे, शिरो एक ऐसी किताब पढ़ रही थी जो किसी दूसरी भाषा में लिखी थी। स्टेफनी के अनुसार यह मानवता की भाषा थी। यहीं पर उन्हें पता चला कि इस दुनिया में मानव जाति को मानवता कहा जाता है। पहले मानवता के शासन में अन्य राज्य भी थे, लेकिन जब उसके दादा ने सिंहासन संभाला, ये राज्य एक एक करके गिरते चले गए और केवल एलिया ही बचा हुआ राज्य था। उन्होंने 16 जातियों से मिलकर बने एक्सीड के बारे में भी जाना, जिसमें मानवता शामिल थी। प्रमुख जाति को पुराने देवता कहा जाता था, या वे भगवान जिन्होंने के द्वारा हरा दिया, सच्चे भगवान। इसमें 7वें स्थान पर रहने वाले एल्फ शामिल थे और उनका एल्वेन गार्ड इस ग्रह का सबसे बड़ा राष्ट्र था, जबकि अमानती 16वें स्थान पर या सबसे निचले पायदान पर थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमानती अन्य जातियों की तरह जादू का उपयोग नहीं कर सकते थे। यह वही समय था जब सोरा ने सोचा कि शायद इसी वजह से अमानती खेल नहीं जीत सकते। उन्होंने तुरंत स्टेफनी से अनुरोध किया कि वह उन्हें राज्य के पुस्तकालय में ले जाए, लेकिन किताबें केवल इमैनिटी भाषा में लिखी थीं। कुछ समय बाद स्टेफनी ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि शिरो ने तुरंत उनकी भाषा सीख ली। भाई बहनों ने अपनी अद्भुत क्षमताएं दिखाई, जिससे स्टेफनी सोचने लगी कि शायद वही वे लोग थे जिनकी एलिया को बचाने के लिए आवश्यकता थी। जब सोरा ने अधिकांश किताबें पढ़ लीं तो उन्होंने एलिया के राज्य के बारे में बहुत कुछ सीखा। इसमें पूर्व राजा का जुआ खेलना भी शामिल था, जिसने अपनी शर्त में एलिया के कुछ क्षेत्र का उपयोग किया था। दुर्भाग्य से वह कई बार हार गया और यही कारण था कि अन्य अमानियों ने सोचना शुरू कर दिया कि वह मूर्ख था। हालांकि स्टेफनी मानती थी कि उसके दादा बस यह दिखाना चाहते थे कि मानवता में अन्य जातियों को हराने की क्षमता है। यही कारण था कि वह रानी बनना चाहती थी, ताकि यह साबित कर सके कि उसके दादा का विश्वास सही था और एक बार ऐसा होने पर वह उन क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने का मौका पा सके जो वे खो चुके थे। सोरा जानता था कि स्टेफनी और उसके दादा की इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती अगर एलिया का नेतृत्व किसी और ने किया। उसी दिन करामी को रानी के रूप में ताज पहनाने की योजना थी, क्योंकि राज्य में कोई भी उसे हरा नहीं सका। वह स्टेफनी के पास आई ताकि वह पोशाक लौटा सके जिसे उसने खेलते समय जीता था, लेकिन सोरा ने उसे लिया और करामी को वापस दे दिया क्योंकि वह अभी भी उसी की थी। करामी के चले जाने के बाद सोरा ने स्टेफनी से कहा कि वे यह साबित करेंगे कि उसके दादा का विश्वास सही था। दिलचस्प बात यह थी कि सोरा का अगला लक्ष्य एलिया के राजा के रूप में सिंहासन लेना था। जब करामी को ताज पहनाया जाने वाला था तो उसने इसका विरोध किया और करामी को एक खेल की चुनौती दी। करामी को सहमत करने के लिए उसने एक एल्फ के साथ उसकी मिलीभगत का खुलासा किया, जो शायद धोखा देकर उसे खेल जीतने में मदद कर रहा था। इसी कारण से करामी को सोरा की चुनौती स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एल्फ जादू का इस्तेमाल। क्यूकामी ने तुरंत इनकार कर दिया कि वह एल्फ को जानती है और कहा कि सोरा ने केवल फैल का उपयोग करके उसे फंसाया है। शक से बचने के लिए उसने फैल को भी दूर भेज दिया। फिर उन्होंने यह तय किया कि वे कब और कहाँ खेलेंगे। चूंकि सोरा ने उसे चुनौती दी थी, इसलिए क्यूकामी को खेल के प्रकार और स्थान चुनने का अधिकार था। समझौते के बाद सोरा ने स्टेफनी को बताया कि उसे क्यों संदेह है कि एक एल्फ क्यूकामी की मदद कर रहा है। उसने कहा कि इसका मकसद शायद पूरे एलिया को जीतकर अपने क्षेत्र का और विस्तार करना हो सकता है। कुछ समय बाद क्यूकामी उनसे बात करने आई और उसने स्वीकार किया कि वह एल्फों के साथ साजिश कर रही थी, लेकिन वह केवल मानवता के लिए ऐसा कर रही थी।
उसने आगे कहा कि अगर वे एल्फों के नेतृत्व में होते तो शायद उन्हें अन्य जातियों से सुरक्षा मिल सकती थी। इसलिए वह चाहती थी कि सोरा लड़ाई से पीछे हट जाए और उसने वादा किया कि वह खुद को एल्फों के नियंत्रण में नहीं जाने देगी। हालांकि भाई बहनों का लड़ाई से पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। ये सुनकर क्यूकामी कुछ नहीं कर सकी और उन्हें खेल के स्थल पर ले आई। वे शतरंज खेलेंगे, लेकिन क्यूकामी के अनुसार यह साधारण शतरंज नहीं होगा, क्योंकि उनके प्रत्येक मोहरे की अपनी इच्छा होगी। सोरा ने क्यूकामी से कहा कि वह और शिरोए खेलेंगे और वे खेल के बीच में बदलेंगे। क्यूकामी ने इसके लिए सहमति जताई और सोचा कि उन्होंने अभी तक उसकी चाल नहीं पकड़ी है। जब खेल शुरू हुआ तो वे चौंक गए कि क्यूकामी का प्यादा 3 कदम चला। तभी उन्हें एहसास हुआ कि क्यूकामी का क्या मतलब था। इसके बावजूद शिरोए ने सही चाल चलते हुए खेलना जारी रखा, लेकिन जब वह प्यादा चलाना चाहती थी तो वह उसका आदेश नहीं मानता था। पता चला कि यह मोहरा तभी चलेगा जब उसे पता हो कि इस चाल से उसकी जान नहीं जाएगी। क्यूकामी ने इसका फायदा उठाया और शिरोए कोई भी चाल चलने में असमर्थ हो गई। उसने अपने भाई से माफी मांगी और तभी सोरा ने अपनी बहन की जगह ली। सोरा ने उनके मोहरों का ध्यान खींचा और उन्हें लड़ाई के लिए प्रेरित किया। शतरंज के मोहरे उनका अनुसरण करने लगे और उनकी रणनीति सफल रही। क्यूकामी ने जो देखा उससे वह हैरान रह गई। उसने यह भी उम्मीद नहीं की थी कि सोरा को यह पता चल जाएगा कि वह अपने मोहरों का मनोबल बढ़ाने के लिए एल्फ जादू का उपयोग कर रही थी। इस स्थिति में क्यूकामी को अपने राजा का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके साथ ही वह मस्तिष्क प्रक्षालन जादू का उपयोग करने में सक्षम हो गई। सोरा ने तुरंत अपने शतरंज के मोहरों को पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन चूंकि उसने अभी तक उसकी चाल का पता नहीं लगाया था, क्यूकामी ने अपने मोहरों को आगे बढ़ाया। जब क्यूकामी की रानी को राजा द्वारा हटाए जाने वाला था तो सोरा ने इसे रोकने के लिए उसे नीचे जाने से रोका। उसने रानी को प्रोत्साहित किया कि वह अपने राजा की बात न माने, क्योंकि वह मस्तिष्क प्रक्षालन का उपयोग कर रहा था। सोरा की बात पर रानी ने विश्वास कर लिया, जिसके कारण उसने बदलकर सोरा का साथ देने का फैसला किया। इस कारण क्यूकामी के एक शूरवीर ने भी सोरा का साथ देने का निर्णय लिया। यही वह क्षण था जब मोहरों ने राजा के खिलाफ विद्रोह किया और क्यूकामी के अन्य मोहरे भी इसके लिए सहमत हो गए। सोरा ने क्यूकामी को समर्पण करने का सुझाव दिया, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। उसने अपने बचे हुए मोहरों को हमला करने का आदेश देने की कोशिश की, लेकिन उसकी गलत चालों के कारण किसी ने उसके मोहरों की हत्या कर दी, जिससे उसकी पूरी सेना गायब हो गई। इस कारण सोरा और शिरो को खेल के विजेता घोषित कर दिया गया। स्टेफनी को अपने दादा द्वारा कही गई बात याद आई कि एक दिन कोई अचानक प्रकट होगा और मानवता की आशा बनेगा। चूंकि उन्होंने जीत हासिल की थी, भाई बहनों को एलिया के राज्य का नेतृत्व करने का ताज पहनाया गया। सबसे पहले उन्होंने मंत्रियों से बात की ताकि राज्य के भीतर की समस्याओं को ठीक किया जा सके। उन्होंने उन्हें अपना काम आसान बनाने के तरीके भी सिखाए। स्टेफनी इस बात से चकित थी कि भाई बहनों ने घरेलू समस्याओं को आसानी से हल कर दिया। कुछ समय बाद उन्होंने लोगों के सामने भाषण दिया। उन्होंने अवनति को आशा दी और उन्हें बताया कि भले ही वे सबसे कमजोर जाति हों, वे अन्य जातियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे। उन्होंने यहां तक घोषणा की कि वे उन जातियों के खिलाफ युद्ध करेंगे ताकि वे खोए हुए क्षेत्रों को वापस पा सकें। उनके इस कार्य से स्टेफनी को डर लगने लगा कि अन्य जातियां उन पर हमला कर सकती हैं, लेकिन भाई बहन निश्चिंत थे कि अन्य जातियां ऐसा नहीं करेंगी। सोरा ने उसे याद दिलाया कि उन्होंने एल्फ की शक्ति को हरा दिया था और अन्य जातियां निश्चित रूप से सोचेंगी कि वे किसी अन्य जाति का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं जो एल्फ से भी अधिक शक्तिशाली है। ऐसे में वे उन पर हमला नहीं करेंगे जब तक कि वे यह न समझ जाएं कि कौन सी जाति उनका समर्थन कर रही है। इसके पार्ट 2 के लिए कमेंट करें और मिलते हैं अगले नए वीडियो पर।